भारत में इतिहास के साथ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जिस तरह से छेड़खानी की गई है, जो इतिहास हमसे छुपाया गया है, बताया नहीं गया है, आज उसका परिणाम यह है कि पूरा देश एक भ्रम की स्थिति में है। हमारी बीती जो पीढ़ी है, जो समय है, उसको हमारे इस देश के इतिहास के बारे में कभी भी सही जानकारी नहीं दी गई है। उसके बहुत सारे कारण हैं। आज हम इस स्टोरी में एक खास विषय पर चर्चा करेंगे और एक नई जानकारी के साथ मैं आपको साझा करूंगा। मैं विक्रमादित्य के बारे में आप कितना जानते हैं? विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया विक्रम संवत, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? अगर आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। उज्जैन में भगवती लाल राजपुरोहित एक मूर्धन्य मनीषी एक व्यक्ति हैं। उनके साथ हमने इसको चर्चा को किया है और उनसे समझने की कोशिश की है कि विक्रमादित्य, उसका दौर, उसका व्यक्तित्व और उसका आज तक का प्रभाव किस तरीके से भारत के जनमानस के ऊपर है और उनके द्वारा चलाया गया विक्रम संवत किस तरह से हमारे बीच से धीरे धीरे विलुप्त किया गया है। हालांकि भारत के कुछ हिस्सों में आज भी आधिकारिक रूप से विक्रम संवत प्रचलन में है, लेकिन भारत की विजय कीर्ति का जो प्रतिबिंब विक्रम संवत, उसको हमसे दूर करके और भारत की पराधीनता का सूचक शक संवत या इसके अलावा जो संवत है, उसको हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करके रखा, प्रचलित करके रखा। इन सारे तथ्यों के ऊपर हम इस पर चर्चा करेंगे भगवती लाल राजपुरोहित जी से, और आप इस स्टोरी के साथ बने रहें। दूसरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे ये गुजारिश है, आपसे ये विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके का जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो आप तक लगातार पहुंचेगा। इस स्टोरी को आप देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। राजपुरोहित जी, हमारे दर्शकों को सम्राट विक्रमादित्य के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताइए कि किस तरीके से थे, क्या थे? सम्राट विक्रमादित्य वह विक्रमादित्य है जिसने विक्रम संवत चलाया। 2079 वर्ष पहले ये संवत चला। इस विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन थी। यहाँ से अपने राज्य शैली के द्वारा वह प्रदेश, देश और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। उसका इतना प्रभामंडल व्याप्त हो गया कि उस प्रकाश के सामने दूसरे सब शासक धुंधले प्रतीत होने लगे। यही कारण है कि बाद के कई बड़े बड़े राजाओं ने विक्रम या विक्रमादित्य उपाधियां धारण की और ये करते हुए भी वो अपने आप को गौरवान्वित मानते थे। ये जो विक्रमादित्य है, उसके बारे में मालवी में एक उक्ति है, ऊपर तो सूरज तपे, नीचे विक्रम जीत, धन धरती धन माल वो, धन राजा की रीत। तो
आदित्य के समान जो सारे संसार में तप रहा है, पृथ्वी के ऊपर तप रहा है, ऐसे सार्वभौम राजा के रूप में उसकी प्रसिद्धि और मान्यता हुई। विक्रमादित्य के दौर में, उस दौर में जो राजकीय व्यवस्थाएं थी, जो राजकीय वातावरण था और जो सामाजिक परिस्थितियां थी उस दौर में, वो किस तरीके की थी? कैसे हम बताएंगे कि अगर हम समय के पन्ने को, समय के पहिए को पीछे की तरह लेकर जाएं और उस दौर में लेके जाएं जब विक्रमादित्य थे, तो भारत की जो उस समय की परिस्थितियां थी राजकीय और आर्थिक, सामाजिक, वो किस तरीके की थी? विक्रमादित्य ईसा पूर्व पहले शताब्दी में हुआ। उससे पहले भारत पर मौर्यों का राज्य था। मौर्य बहुधा बौद्ध वातावरण के थे। कुछ ऐसे राजा भी थे, खारवेल इत्यादि, जो जैन प्रभावित थे। ये दोनों ही अवैदिक परंपराएं मानी जाती है। उससे पहले एक दीर्घकालीन परंपरा वैदिक परंपरा रही है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा के विचारों का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। तो समाज जो है इनके प्रभाव में आकर के और वैराग्य की तरफ बढ़ने लग गया। देश का जो समाज है, इस वैराग्य भावना के कारण जो पारिवारिक संतुलन थे वे प्रभावित हुए। इसके लिए आवश्यक था कि एक समर्थ आंदोलन देश में ऐसा हो जिससे देश वापस पटरी पर आ जाए। ऐसे अवसर पर पुष्यमित्र शुंग और विक्रमादित्य जैसे राजा हुए, जिन्होंने ये मार्ग अपनाया। विक्रमादित्य के समय पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जो आपस में संघर्ष करते रहते थे। उनकी अपनी कोई निजी सेनाएं बहुत छोटी होती थी और ऐसी होती थी कि जो किसी महासेना के सामने या किसी षड्यंत्र का सामना वो कर नहीं पाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यद्यपि सबके सामने था, लेकिन उस पर चलने की क्षमता सब में नहीं थी। कौटिल्य के प्रभाव की जो राजनीति है, उस राजनीति को सभी देश के जो राजनेता है या राजशक्तियाँ हैं, वो कम ज़्यादा मानती थी, क्योंकि उनके सामने उससे भी अधिक प्रामाणिक उस समय माना जाता था मनुस्मृति। और उसको मनुस्मृति में भी सिद्धांत जो है वो आदर्श सिद्धांत है, पारंपरिक सिद्धांत है, जो इस देश की आरंभ से लगा करके और बाद तक की जो शासन व्यवस्था है उसकी चर्चा करता है। उस समय पुष्यमित्र शुंग ने एक बड़ा कदम उठाया जो इतिहास में दर्ज है
कि मौर्य राजा जो उनका था, उस मौर्य राजा की सेना के सामने इस सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर दी। एक प्रकार से ये सैन्य शासन हो गया। आज की भाषा में कहें तो ये सैन्य शासन हो गया। लेकिन उसके बाद में जैसा कि सैन्य शासन में होता है, वो कट्टरता जो है उसमें आ जाती है। दो तरह की कट्टरता आती है। एक सैनिक और दूसरी सांप्रदायिक। पुष्यमित्र शुंग में दोनों देखी जाती है। उसी समय पुष्यमित्र ने जो किया, उसकी भूमिका बनाने में विक्रमादित्य का एक सहयोगी था, मूलदेव। दंडी अपनी अवंती सुंदरी कथा में कहता है कि मूलदेव ने मौर्य राज्य में आग लगा दी और फिर पुष्यमित्र ने राजा को मार डाला। ये जो घटना है, इस घटना से प्रतीत होता है, एकदम स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूलदेव और पुष्यमित्र समकालीन हैं। मूलदेव और विक्रमादित्य समकालीन हैं, क्योंकि उसकी बहुत कई कथाएं मिलती है मूलदेव की, तो उसके समकालीन हैं। और मूलदेव के सिक्के अयोध्या से भी मिले हैं, उज्जैन से भी मिले हैं और महेश्वर से भी मिले हैं। तो और अयोध्या से आज नहीं मिले हैं, सन 76 में जब उत्खनन हुआ था उस समय मिले थे। तो इतना जो समर्थ व्यक्ति था, और कहते हैं कि प्राचीन जो धूर्त लोगों की यदि परंपरा मानी जाए तो सबसे महान धूर्त के रूप में मूलदेव माना जाता है। धूर्त मतलब चतुर। आज की भाषा में कहें तो धूर्त का मतलब चतुर होता है, तो अत्यंत चतुर था। तो तात्पर्य यह कि उस मौर्य साम्राज्य को समाप्त करने में कहीं न कहीं विक्रमादित्य का भी हाथ था, मूलदेव के माध्यम से। इस मूलदेव का मित्र शश था, परम मित्र था, चतुर्भाणी में आता है। इस शश की चर्चा वरामीर ने भी की है कि वह सीमांत प्रांत का राजा होगा। वो तो ज्योतिष की बात कहता है। और सीमा के ऊपर तक्षशिला के क्षेत्र से शश के कई सिक्के मिले, एक शताब्दी पहले प्रकाशित है। वो वहाँ सेनापति था पहले, और बाद में उसके सिक्के मिले, उसमें उसको राजा लिखा गया। मतलब वहाँ के सत्ता के ऊपर वो अधिकार कर लिया उसने। तो जो पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र में किया, वो शश ने तक्षशिला में किया। और वहाँ पर ग्रीक, पार्थियंस इत्यादि का शासन था और उनका सेनापति था वो। तो इस तरह से उस शक्ति को कमज़ोर करने की जो केंद्र बिंदु था वो उज्जैन था, विक्रमादित्य। उस समय शकों ने भारत के ऊपर हमला किया
क्योंकि वो मथुरा में पहले से काबिज थे, पहले से विद्यमान थे। उस समय ग्रीकों ने हमला किया था तो पटना के ऊपर, अयोध्या को नष्ट कर दिया था उन्होंने। उस स्थिति में सारी जो वातावरण था वो धीरे धीरे शक यहाँ पर आ गए उज्जैन में, और यहाँ पर भी उनका अधिकार हो गया था। विक्रमादित्य वह व्यक्ति था जिसने अपनी सेना और अपनी सूझबूझ से उस महाशक्ति को, उस समय महाशक्ति थी वो, उस महाशक्ति को पराजित करके देश से बाहर निकाल दिया। परिणाम ये हुआ कि सारे देश के छुटभइये राजा थे वो राजा विक्रमादित्य से प्रभावित हो गए और सब ने समर्पण कर दिया विक्रमादित्य के सामने। इसका प्रमाण ये है कि जब विक्रम शक्ति नाम का जो इसका सेनापति था, उसने भारत यात्रा की दिग्विजय के लिए विक्रमादित्य की ओर से, तो कहीं भी गया उसको युद्ध नहीं करना पड़ा। उसको जब मालूम पड़ा वहाँ के राजा को, कहीं भी गया हो, चाहे कर्नाटक, चाहे सिलोन गया हो, लंका तक गया हो, तो सब जहाँ भी गया उन्होंने कहा विक्रमादित्य की सेना आई है, समर्पण। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी बात कही है सिंहासन बत्तीसी के अंत में। उन्होंने कहा ये सार्वभौम ऐसा राजा है जिसने काठ की तलवार से सारी दुनिया पर अधिकार कर लिया। यानी प्रतीत था केवल शक्ति। उस शक्ति को देख करके ही लोग कोई आंख उठाने की कोशिश न करे, ये प्रतीक हो जाता है पराक्रम का। इसको पराक्रम कहते हैं। तो क्या विक्रमादित्य का जो वर्णन है ये बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में मिलता है? बौद्ध साहित्य में विक्रमादित्य का नाम नहीं मिलता है। जैन साहित्य में प्रचुर मिलता है। और जैन साहित्य तो, हालांकि जैन साहित्य और जैन आचार्य के जो उनके द्वारा ही किन्हीं कारणों, भीतरी कारणों से शकों को आमंत्रित किया गया था इस देश पर हमला करने के लिए, ऐसी जैन कथाएं कहती है, कालक कथाएं कहती है। और तभी शकों का यहाँ पर वर्चस्व स्थापित हुआ। लेकिन जब विक्रमादित्य का राज्य कायम हो गया, उसके बाद में सारी जैन परंपराएं विक्रमादित्य की भक्त हो गई। और ये भी स्थिति, विक्रमादित्य इतना सबको साथ लेकर चलने वाला था कि ये जो कहा जाता है, राजस्थान में इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ है, क्या नाम उसका, नाकोड़ा, वहाँ की परंपरा ये कहती है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने किया था, और सन संवत भी बतलाते हैं। तो अयोध्या का जीर्णोद्धार भी किया, और ये माना जाता है कि अयोध्या में उसने 240 मंदिर बनवाए और 60 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। वहाँ के कनक जो भवन मंदिर है, उस मंदिर में तत्संबंधी एक शिलालेख भी लगा हुआ है, प्राचीन, और उसमें गंधर्वसेन का पुत्र विक्रमादित्य लिखा है। मतलब कोई दूसरे उपाधिधारी विक्रमादित्य नहीं है, वही विक्रमादित्य है। कि क्या विक्रम संवत से पहले भी भारत भूमि में कैलेंडर की जो परंपरा है और जो ये जो गणना है, इसका जो ज्ञान है, क्या वो स्थापित था, उस समय चलन में था? भारत में समय की गणना
की जो परंपरा है वो आदिम काल से रही है, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेख मिलते हैं। बाद में जो वैदिक ज्योतिष है उसमें तो विधिवत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो वैदिक ज्योतिष का लगध नाम के जो ऋषि थे उनकी पुस्तक प्राप्त होती है छोटी सी, तो उससे सारी चीज़ें ज्ञात होती है। तो सब, क्योंकि हमारे यहाँ काल की दो अवधारणा है। काल शब्द का ही मतलब होता है जिसका कलन हो, गिनती हो। तो बिना गिनती का तो काल होता नहीं है। पर काल में जो गिनती है उससे गिनती का जो किसकी गिनती, एक टोटल काल भी है, समग्र काल, जिसको हम महाकाल कहते हैं, उसकी गिनती नहीं है क्योंकि वह समग्र है। तो भर्तरी कहता है बहुत बढ़िया बात, कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं गया, हम बीत गए। काल तो वही है। जैसे हम कहते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो भोपाल जाता है। तो रास्ता कहाँ जा रहा, रास्ता तो स्थिर है, जाने वाले हम हैं। तो ये जो दूसरी जो पद्धति है, जो एक अनंत काल है, वो तो असीम है, उसकी गिनती नहीं होती है। लेकिन उसमें से उठा करके टुकड़ा जो है हम गिनने लग जाते हैं। चलते चलते यहाँ से जो है आगर कितना दूर है, इंदौर कितना दूर है, बॉम्बे से AB रोड है, उसमें से उज्जैन से इंदौर कितना दूर है, तो इतना सा बस देख लिया। तो ये जो हमारी आयु जो है या विभिन्न प्रकार की जो गणनाएं हैं वो इसी प्रकार की है। तो उस तरह से ये हमारी पूरी पद्धति की जो रही है, ये वैदिक काल से प्रारंभ होकर के पुराणों में प्रचुर मात्रा मिलती है। और उसमें कल्प, युग इत्यादि जो आते हैं उनकी अंतिम स्थिति पल, विपल, प्रतिपल इत्यादि तक पहुंच जाती है। तो ये जो गणना है ये पद्धति रही है, शुरू से रही है। वर्ष पद्धति भी रही है। बृहस्पति के जो वर्ष है वो चक्राकार चलते रहते हैं। 60 वर्ष में एक चक्र पूरा हो जाता है उनका, और 60 वर्षों के 60 नाम हर वर्ष के उनके रखे जाते हैं। तो ये एक क्रम था। फिर कलयुग जो है जब आरंभ हुआ, तब से कली संवत की गणना चालू हो गई। तो वह इसी तरह से बाद में बुद्ध और महावीर हुए, तो उनके अनुयायियों ने उनकी गणना चालू कर दी। जो महावीर स्वामी के 470 वर्ष बाद विक्रम संवत चालू हुआ, महावीर स्वामी की मृत्यु के। ये जैनों के रिकॉर्ड में है सारे। इसी आधार पर महावीर स्वामी का समय निर्धारित होता है, क्योंकि 470 और 57 BC इन दोनों को जोड़ दे तो 527 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का देहांत हुआ। ये एक पद्धति है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो अनंत काल है, उस अनंत काल की गणना के जो विभिन्न प्रयास जो है वो लगातार होते रहे और विक्रम संवत तक आ जाते हैं।
तो विक्रम संवत ईस्वी पूर्व 57 में चालू हुआ। उसके बारे में ये कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने विदेशी शकों पर जब विजय प्राप्त की तो उस विजय के उपलक्ष्य में, उसकी यादगार में, ये जो शासकीय महान उपलब्धि थी देश की, उसकी यादगार में ये संवत चला गया। तो इस तरह से ये जो संवत एक प्रकार से सबसे प्राचीन राष्ट्रीय संवत है। तो देश जो है, और इस बात को सारा जैन साहित्य जो है वो कहता है। बाद में पंचांगों में, ज्योतिष गणना में, शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में, विभिन्न ग्रंथों के पांडुलिपियों में हमें इस संवत की गणना प्राप्त होती है और वो लगातार आज तक चली आ रही है। भारत के उत्तर भारत से लगा करके नेपाल और मॉरिशस तक इसकी गूंज पाई जाती है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए उनकी जानकारी के लिए कि विक्रम संवत, शक संवत, ईसवी सन और हिजरी सन से कितना अलग है, कितना खास है? ये जो विभिन्न संवत हैं, इनमें सबसे प्राचीन विक्रम संवत है। बाकी सारे जो संवत है ये बाद में आए। जो ईस्वी सन है वह विक्रम संवत से 57 साल बाद से गणना चालू हुई। हालांकि ये मान्यता है कि अपनी गणना से 4 वर्ष बाद से वह चालू हुआ। गणना पे 4 वर्ष पहले से चालू कर दी, ये मान्यता है। और यह एक प्रकार से ईसा मसीह की को जो फांसी दी गई थी, सूली पर लटकाया गया था, उस समय का से वो है। तो एक प्रकार से धर्म के लिए वो शहीद हो गए थे। उस शहादत का प्रतीक है यह। उसी तरह से जो शक संवत उसके बाद में आता है, तो ईस्वी सन के 78 वर्ष बाद और विक्रम संवत के 135 वर्ष बाद शक संवत आता है। विक्रमादित्य के जो उत्तराधिकारी लोग थे, वंशज थे, उन वंशजों को पराजित करके और जो फिर से दूसरी शकों की दूसरी जो शाखा थी, उसने भारत पर अधिकार कर लिया और उस उपलक्ष्य में इस संवत का आरंभ किया। इस तरह से ईस्वी सन जो है वह भी विदेशी सन है और शक संवत है विदेशियों द्वारा भारत पर विजय का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने भारतीय राज्य को समाप्त करके अपना राज्य स्थापित किया और उस यादगार में, उस स्मृति में ये संवत को चालू किया जो आज हमारा राष्ट्रीय संवत है। और हिजरी सन? तो ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये विद्वानों को विचार करना चाहिए। यहाँ हिजरी सन की भी हिजरी सन जो है वो 600 से कुछ वर्ष बाद में ईस्वी में चालू हुआ और वो भी जो मोहम्मद साहब थे उनके पलायन वर्ष का बोधक है। वह अपने स्थान से हटने का समय जो है वो बताता है। तो वो भी एक प्रकार से विक्रमादित्य जैसी विजय का प्रतीक वो नहीं हो सकता। 1947 तक
1947 तक भारत में शक संवत, ईसवी सन और हिजरी सन प्रचलित थे। 1947 के बाद देश की ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे कि इसको जारी रखा, जबकि विक्रम संवत भारत की विजय कीर्ति का प्रतीक था? क्यों उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया? भारत ने तिथि गणना और वर्ष गणना के हिसाब से शक संवत और विक्रम संवत दोनों प्रचलित थे। उत्तर भारत में विक्रम संवत लोकप्रिय ही नहीं सुप्रचलित है। जनता विक्रम संवत के हिसाब से ही नाम भी नहीं देती है, केवल संवत लिखा मतलब विक्रम संवत। तो ऐसी स्थितियाँ चाहे ताम्रपत्र हो, शिलालेख हो और पुस्तकें हों प्राचीन, उन सब में प्राप्त होती है। और दक्षिण भारत में शक संवत लोकप्रिय है। तो भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में ये प्रश्न उठा कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो बनाया जाए, और उसके लिए जो भी समिति बनी और उस समिति का जो रिपोर्ट आया, सर्वमान्य रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट में शक संवत को मान्य किया गया, जो हमारी पराजय का प्रतीक है और विदेशी संवत है। सवाल ये उठता है कि ईसवी सन भी विदेशियों द्वारा चला गया है, शक संवत भी विदेशियों द्वारा चला गया, दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों एक ही है। और वो जो हमारे यहाँ की जो तत्कालीन जो प्रबुद्ध समाज था, जो शासन के द्वारा नियुक्त था, उन्होंने पक्ष विपक्ष में निर्णय करके और विचार करके और ये निर्णय पर पहुँचे कि देश का राष्ट्रीय संवत शक संवत है, और इस तरह से शक संवत देश का राष्ट्रीय संवत के रूप में घोषित हो गया, जो कैलेंडर में, पंचांगों में और रेडियो वगैरह में, समाचार में, उनमें सुनाई देता है। बाकी उत्तर भारत में कहीं उसका नाम नहीं लिया जाता है, न सुना जाता है, न तदनुसार गतिविधि चलती है और न उसका नाम लेते हैं। जबकि विक्रम संवत सारे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी सभी लोग उसको जानते और मानते हैं, और यही नहीं, विदेशों में भी जहाँ नेपाल, मॉरिशस जैसे देश हैं, उनमें विक्रम संवत ही प्रचलित है, क्योंकि वो हमारी महाविजय का प्रतीक है। ऐसी महाविजय जो भारतीय इतिहास में मौर्यों के बाद में एकमात्र ऐसी विजय है जिसने विदेशियों के ऊपर विजय प्राप्त की हो, और उसका प्रतीक रूप में विक्रम संवत रहा हो।